नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर स्टडी IQ आरंभ पर। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी सिर्फ पढ़ने भर की नहीं है, बल्कि उसे समझने और फिर दोबारा याद करने की कला भी है। हजारों पन्ने पढ़ लेना तभी सफल हो सकता है जब वो जरूरत के समय वो जानकारी आपके दिमाग में आसानी से आ जाए। और यही काम करते हैं आपके द्वारा बनाए गए नोट्स। अगर आपके नोट्स सही हों, व्यवस्थित तरीके से हों, तो वो जानकारी आपके दिमाग में आसानी से आ जाएगी। यानी आपके जब परीक्षा दे रहे होंगे तो परीक्षा में ये नोट्स आपके हथियार उपलब्ध कराएंगे उससे लड़ने के लिए। तो आज के सेशन में हम यही समझेंगे कि किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कौन सी किताब से बनाना चाहिए, या पूरी की पूरी किताब छाप देनी चाहिए, या किताब में से पूरा नहीं छापना है तो कितना हिस्सा लिखना चाहिए, अपना क्या जोड़ना चाहिए, करंट अफेयर से लिंक करते हुए किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए। तो आज के सेशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपको एक रणनीति देने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी के लिए नोट्स कैसे बनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर ये यूपीएससी के लिए नोट्स बनाना जरूरी क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए साहब, बनाना इसलिए महत्वपूर्ण है, लगभग बता ही दिया। यूपीएससी की परीक्षा में अगर सफल होना है आपको, तो उसके लिए नोट्स की भूमिका आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से बनाए गए नोट से ना सिर्फ समय बचता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे ना सिर्फ समय बचता है बल्कि रिवीजन भी तेज होता है। रिवीजन कैसे तेज होता है, बुक के मुकाबले नोट्स आपका रिवीजन कैसे तेज कर सकते हैं, ये सारी बातें समझेंगे हम, है ना। और ये प्रभावी होता है। सिलेबस क्योंकि यूपीएससी का बहुत विशाल है, तो जब विशाल है और विविध भी है तो उसको कंसाइज करना आपके लिए जरूरी हो जाता है, ताकि समय पर आप रिवीजन कर सकें, एग्जाम से पहले उसका रिवीजन हो सके, तो उसे कंसाइज करके अपने नोट्स में उतारना है। तो इस बड़े सिलेबस को छोटा करना है। रिवीजन को सरल बनाता है आपका नोट्स, और तेज भी बनाता है। यानी सरल तरीके से आप रिवीजन तो कर पाएंगे, साथ ही साथ आप स्पीड से भी रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम के 1 महीने पहले अगर आप नोट्स उठा लें तो धड़ाधड़ आप स्पीड से वो रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, करंट अफेयर और स्टैटिक कंटेंट को जोड़ने का भी माध्यम बनता है आपका नोट्स। कि साहब बुक्स तो बहुत पहले लिख चुके हैं ना किसी ने भी, आज आपको बुक्स मिल रही है, आज आप पढ़ना शुरू किए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, लेकिन उस दौरान जो है करंट अफेयर में भी कई सारी घटनाएं जुड़ गई हैं, कई सारी दुनियादारी में घटनाएं घटित हो रही हैं। तो वो घटनाएं जो घटित हो रही हैं वो भी यूपीएससी उस प्रीलिम्स में, मेंस में पूछ रहा है। तो जब पूछ रहा है तो आपके नोट से वो लिंक होनी चाहिए। आप बुक में तो वो लिंक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां तो इतनी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। तो इसलिए आपका नोट्स जो है जरिया बन जाता है स्टैटिक कंटेंट को करंट अफेयर से जोड़ने का। साथ ही साथ जब आप उत्तर लेखन करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें जो वैल्यू एडिशन करने की जरूरत होती है, तो वैल्यू एडिशन के लिए आप डेटा एकत्रित करते हैं, आप जो है उद्धरण जो है जोड़ते हैं उसमें। जब ऐसे लिखेंगे तो वहाँ तो डेटा, केस स्टडी और उद्धरण की जरूरत होती है। अगर आप इन्हें अपने नोट्स में लिखते हैं तो समय पर आपके ये याद आ जाएंगे, और वहां से आप जो है अपने आंसर राइटिंग में इन्हें आसानी से जोड़ पाएंगे। अगर प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं, प्रॉपर तरीके से आप डेटा, केस स्टडी या उद्धरण नहीं लिखते हैं, तो फिर वो आंसर आपका उतना प्रभावी नहीं लिख पाएंगे, या उतना प्रभावी नहीं होगा आपका आंसर। आंसर तो होगा पर वो प्रभावी नहीं होगा, उतना जो है प्रभाव छोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि क्यों जरूरी है। तो अब बात आती है कि कैसे बनाए अब नोट्स। तो नोट्स कैसे बनाए, तो इसके लिए साहब सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना पड़ेगा यूपीएससी का। सिलेबस उठा करके आप उसे समझेंगे अच्छे तरीके से। हालांकि इस पर सिलेबस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, यूपीएससी सीएससी का एग्जाम का जो है स्ट्रक्चर और सिलेबस पूरा मैं जो है इसको बना चुका हूं। आप जो है जाकर के चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, एक एक डिटेल में मैंने बताया है कि क्या सिलेबस है, क्या पूछता है, पूरी डिटेल मैंने बताई है। जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करें, यूपीएससी के सिलेबस को समझें। सिलेबस दोनों स्तर पे समझना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के समझना है, गहराई से समझें क्या पूछ रहा है, क्या इसका पीछे का लॉजिक है। वो सारी जब बात समझ लेंगे, उसके बाद आप 5 से 10 साल के जो है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। वो जो प्रीवियस ईयर जो पेपर उठाइए, वहां से प्रीलिम्स का और मेंस दोनों के उठाइए, और देखिए क्या पूछा है यूपीएससी ने, क्या कारण था इसे पूछने का। ये खबरों में रहा था, या खबरों में रहा था तो कितना वेटेज था इसका।
तो वो सारी बातें आप यहाँ से विश्लेषण करेंगे इसका। फिर उसके बाद अपने नोट्स बनाने के लिए आप जो क्या करेंगे, विषय को 2 भागों में बांट लेंगे। पहला क्या होगा, स्टैटिक, जिसमें करंट नहीं जोड़ना है। तो करंट किन किन सब्जेक्ट में नहीं जोड़ना है, भारतीय संविधान में, इतिहास में, भूगोल में जोड़ता है थोड़ा, लेकिन इसे स्टैटिक मान के चल सकते हैं। तो भारतीय संविधान और इतिहास इस तरीके से आपने बांट लिया। फिर उसके बाद डायनामिक, जैसे क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, नई सरकारी क्या योजनाएं आ रही हैं। तो एक तरफ आपने स्टैटिक के लिए अपने नोट्स बनाए, दूसरी तरफ आपने डायनामिक के लिए नोट्स बनाए। ठीक है, जो टॉपिक अक्सर पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं जो यूपीएससी के पेपर में, तो उन पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाएंगे आप जो है, इनको नहीं छोड़ना है। तो बार बार जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात यह है कि नोट्स कैसे बनाए, तो इसके 2 प्रकार हैं जो है, यानी कि 2 तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। एक तो डिजिटली बना सकते हैं, एक अपने आप हाथ से लिखे हुए। दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, आप अपने जो है सुविधा अनुसार किसी को भी बना सकते हैं। हालांकि हाथ से लिखे हुए नोट्स जो है बेहतर याददाश्त के लिए प्रभावी होते हैं, क्योंकि वो आप अपने हाथ से लिख रहे हो, उन्हें आप अपने हाथ से लिख रहे हो और इससे साथ के साथ आपके लिखने की भी प्रैक्टिस हो रही है, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका हो सकता है। हालांकि चूंकि ये हार्ड फॉर्मेट में है, तो इसलिए जब इसमें कोई चीज़ ऐड करने की जरूरत होगी तो आप वो ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं होगा। तो इसलिए आप पहले ही जो है 1-2 पेज जो है खाली कर छोड़ के रखेंगे आप जो है, कि यहाँ अगर कुछ जरूरत मुझे ऐड करने की पड़ी तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। तो पेपर के साइड में यहाँ पर आप जो है जगह छोड़ सकते हैं। तो और डिजिटल नोट्स की यही जो है एक खूबी है कि आपको कुछ अलग से ऐड करना है तो उसके लिए आपको वो जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है। वहीं पे आपने प्लस का बटन दबाया है, एक नया नोट से ऐड कर दिया उसी बीच में। तो जो है अपडेट करना इन्हें आसान होता है। ये नोशन, वन नोट, गूगल डॉक्स, इस प्रकार के ये जो है टूल्स हैं, इन पर जाकर के आप जो है नोट्स बना सकते हैं डिजिटली। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं साहब कि नोट्स बनाने के बेसिक रूल क्या हैं। तो बेसिक रूल की बात करें तो मोटे तौर पर 4 हैं। पहला है संक्षिप्त रखें, अपने शब्दों में लिखें, व्यवस्थित करें और नियमित संशोधन करते रहें, यानी करंट अफेयर वगैरह उसमें जोड़ते रहें। जहां आपको लग रही है कि ये कमी है तो उसको संशोधन कर लें। ठीक है, तो संक्षिप्त लिखें, यानी कि छोटा लिखना है, आपको सार लिखना है। और वो सार भी जो है बुलेट फॉर्म में हो सकता है, बुलेट पॉइंट्स में हो सकता है, लंबे पैराग्राफ से बचना है आपको, सार लिखना है इसकी जगह, एक लाइन में, है ना, सार लिखना है और मुख्य बातें ही शामिल करनी है, सारी बातें आपको डिक्टो नहीं उतार देनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। साथ के साथ अपने शब्दों में लिखना है, किताब की जो है भाषा को नहीं उतार देना, उसमें किताब जो कह रही है वो नहीं लिखना है। अपने शब्दों में लिखेंगे तो वो याद करने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। तो इसलिए अपने शब्दों में लिखे, अपने समझ के अनुसार सरल भाषा में नोट्स बनाए, इसे याद करने में आपकी आसानी होगी। एक बात समझ लीजिए, नोट्स बनाना किताब को छाप देना नहीं होता है, यानी किताब को कॉपी पेस्ट कर देना नहीं होता। नोट्स का मतलब है जो लिखा हुआ है उसका सार, और अपनी भाषा में लिखा हुआ सार, अपने शब्दों में लिखा हुआ सार, जितना अपने शब्दों में सरल तरीके से लिख सकते हैं वो होता है नोट्स। साथ के साथ व्यवस्थित करें, व्यवस्थित यानी कि यहाँ आपने हेडिंग लिख दी, और यहाँ पर नीचे परिभाषा लिख रहे हैं, यहाँ बीच में कहीं निष्कर्ष लिख दिया और कहीं लास्ट में जाके कोई चार्ट बना दिया, फ्लो चार्ट वगैरह बना दिया, ऐसा नहीं। तो ये प्रॉपर व्यवस्थित होना चाहिए। आपके टॉपिक के अनुसार आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए, हेडिंग में सब हेडिंग होनी चाहिए। साथ के साथ जहां डायग्राम की जरूरत है वहां डायग्राम भी होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, मैप की जरूरत है तो मैप भी वहां पर होना चाहिए आपका बना हुआ। तो एक व्यवस्थित तरीके से आपका नोट्स होना चाहिए। तो ये तीसरा रूल हो गया। नियमित संशोधन, ये बता दिया कि समय समय पर पुराने नोट्स अपडेट करते रहना है आपको। नई कोई जानकारी आई है तो उसको उसमें शामिल कर देना है, कुछ जानकारी पुरानी हो चुकी है जो जरूरी नहीं है उसे हटा देना है। ठीक है, तो नई जानकारी या एग्जाम ट्रेंड के अनुसार जो है उसमें घटा बढ़ा सकते हैं आप अपने। तो ये 4 बेसिक रूल हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं अब जो है कि स्रोत के अनुसार अलग अलग रणनीति पे कैसे बना सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी के नोट्स बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो समझ लो कि एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है, उसे समझना है, तब जाके कहीं नोट्स बनाना है। और एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, सिलेबस को उठा करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके या पेपर को देख करके,
तब आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। हालांकि मैंने इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूं कि एनसीईआरटी सॉरी कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, इस पे पूरा मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो वो जाकर के आप देख लो यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की सही रणनीति क्या है, वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा, सही बता रहा हूं। तो जाइए देखिए, तो पहले सिलेबस उठाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, एनसीईआरटी को पढ़ा, समझा, सारी बातें आपने समझ ली, अब जाके आप नोट्स बनाने की प्रक्रिया पे जाएंगे, उससे पहले नहीं। तो आपने 6 से 12 की जो है क्लास की किताब जो है पढ़ ली एनसीईआरटी की। उसके बाद क्या करना है आपको, जो प्रत्येक चैप्टर है आपका, प्रत्येक अध्याय, उसके अंत में 1 पेज का सारांश लिखना है। एक अध्याय है, उसका 1 पेज का अपने शब्दों में, अपनी भाषा में आपको उसे 1 पेज में सारांश लिख लेना है, क्या कह रहा है। अब वो सारांश आप जो है पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं, या फ्लो चार्ट के माध्यम से लिख सकते हैं, या बुलेट पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है, या माइंड मैप बना के लिख सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे उस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। साथ के साथ हर विषय में कोर कॉन्सेप्ट को खोजिए, उस कोर कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाने आपको, सारी बातों के नहीं बनाने, कोर कॉन्सेप्ट क्या है उस कोर कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाने। जैसे एग्जांपल देखें कि साहब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आपको नोट्स चैप्टर था, अब उसका बनाना है, तो लिखिए साहब कार्यकारी किसके द्वारा, कि यानी प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति कर सकता है, ये अध्यादेश जारी कर सकता है, संविधान के अनुच्छेद 53-75 से ये बात निकल करके आती है, ठीक है, आपने ये एक बना दिया। उसके बाद विधायी कार्य क्या है साहब, संसद का अधिवेशन बुला सकता है, ये संसद को भंग कर सकता है, ठीक है। साथ के साथ न्यायिक क्या है, इसकी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां हैं कि क्षमा देने की शक्ति है इसके पास में, जो अनुच्छेद 72 से निकल के आती है। आपातकालीन जो है इसके पास क्या शक्तियां हैं आपातकाल के लिए, तो अनुच्छेद 352, 356, 360, इसमें से वो आपातकालीन जो है प्रावधान लागू कर सकता है राष्ट्रपति। तो आपने जो है इस तरीके से एक सारांश बुलेट फॉर्म में बना लिया, जो या आपको जो उचित लगे उस तरीके से बना ली, पर होना चाहिए वो शॉर्ट, सार होना चाहिए, पूरा डिक्टो नहीं उतार देना। ये एक एग्जाम्पल है बस सिर्फ, ठीक है। अब देखिए साहब, समझते हैं दूसरा जो प्रकार क्या हो सकता है। देखो 2 प्रकार हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है कि गलत नोट्स किस तरीके के होते हैं और सही या प्रभावी यूपीएससी स्टाइल में किस तरीके के नोट्स हो सकते हैं। तो देखिए कमजोर नोट्स क्या होगा, मान के चलो ज्वालामुखी को लेकर के जो आप पढ़ रहे हैं, या उस पर कोई न्यूज आई है, तो आपने ज्वालामुखी देखा, पढ़े, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा ज्वालामुखी ये होता है, ये होता है, तो आपने लिख दिया ज्वालामुखी दबाव के कारण फटते हैं। बात तो सही है, जब जो है पृथ्वी के अंदर जो है गहराई में मैग्मा जब उबलता है, बनता है मैग्मा, तो जब उसमें जो मौजूद गैसें होती हैं वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देती हैं जिसकी वजह से आसपास की चट्टान उसे सह नहीं पाती हैं और वो जो है बाहर निकल के फट जाता है। बात तो सही थी कि मैग्मा जो ज्वालामुखी जो है दबाव के कारण फटते हैं, लेकिन ये अधूरी है बात, क्लियर नहीं हो पा रही बात। जैसे मैंने पूरी बात बोली ना, वो उस तरीके से आपको शायद दिमाग में ना आए, तो यह वाक्य अधूरा है, ना तो इसमें प्रक्रिया स्पष्ट है, ना ही प्रकार, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, क्या प्रक्रिया है, जो मैंने अभी बताई प्रक्रिया। तो इसके लिए प्रभावी नोट्स क्या हो सकता है यूपीएससी स्टाइल में, तो सही तरीका ये है, ये नहीं है साहब। तो सही तरीका, परिभाषा आपने लिखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या होता है कि पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट में एक ऐसा छिद्र, पृथ्वी की पपड़ी यानी कि जो ऊपर जो क्रस्ट है, इसमें एक ऐसा छिद्र जिससे मैग्मा और गैस और राख सतह पर निकलते हैं, मैग्मा, गैस और राख सतह पर निकलते हैं, ये हो गया साहब आपका ज्वालामुखी, ये हो गई आपकी परिभाषा। अब साहब प्रक्रिया क्या है, मेंटल में मैग्मा प्लेट्स के टकराव या अलगाव से दबाव, यानी प्लेट्स आपस में टकराई या वो जो है ऐसे दूर गई, जो जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा, या आपने पढ़ ली होगी तो समझ में आ रहा होगा आपको ये बातें। तो जब प्लेट्स आपस में टकराई या वो दूर गई, तो दूर गई तो उससे क्या हुआ, दबाव, प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से मैग्मा मैग्मा बना मेंटल में, और फिर ये क्रस्ट में इसने क्या किया, इस दबाव ने क्रस्ट में दरार पैदा कर दी, ये दरार पैदा कर दी, जिसकी वजह से इतना प्रेशर बन गया तो वो गैस वगैरह थी
फट के बाहर निकल आई क्रस्ट को फाड़ के, तो जो है विस्फोट हो गया। तो ये हो गई प्रक्रिया साहब। अब इसके प्रकार क्या होते हैं? प्रकार सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी, 3 प्रकार हैं साहब। तो एक्टिव क्या होता है? जो समय समय पर फूटते हैं, जैसे माउंट एंटेना आपने उदाहरण दे दिया। निष्क्रिय कौन से होते हैं? वर्तमान में शांत हो लेकिन भविष्य में वो फूट सकते हैं, ये इसकी संभावना बनी रहे, जैसे माउंट फूजी। और ऐसी विलुप्त की बात करें तो विलुप्त लाखों वर्षों से निष्क्रिय हैं, फटे नहीं हैं। पहले कभी फटते थे लेकिन अब जो है एकदम शांत पड़े हुए हैं, फटे नहीं, जैसे एडिनबर्ग का आर्थर सीट जो है। तो इस तरीके से आपने नोट्स बना दिए एक प्रभावी तरीके से, कि आपने उसकी परिभाषा लिख दी, प्रक्रिया क्या है ज्वालामुखी की वो भी लिख दी, प्रकार क्या है, लगभग सारी बातें शामिल हो गई। एक लास्ट में आप लिंक कर दीजिए। लिंक आप ऐसे कर दीजिए कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान ये रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में उच्च सक्रियता वाले क्षेत्र हैं, यानी कि ज्वालामुखी के लिहाज से। दूसरा, भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, आपने एक नोट्स लिख दिया। पर बैरन द्वीप पर, यानी कि अंडमान में जो स्थित है बैरन द्वीप में, वहां सक्रियता दर्ज की गई है। ठीक है, आपने लिंक कर दिया। तो ये आपका एक प्रभावी तरीका हो गया पूरा नोट्स बनाने का। ये बहुत शॉर्ट था, इससे बच, इतना भी शॉर्ट नहीं चले जाना है आपको कि बातें क्लियर ही ना हो, आपको ही खुद क्लियर नहीं हो रही हैं। तो एक तरीका हो गया। ठीक है साहब, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक के अनुसार जो किस तरीके से लिखें। ये तो लगभग तरीका सेम ही है, जैसे आपने एनसीईआरटी के लिए बनाए नोट्स वैसे ही यहाँ पर भी बनाने हैं, लेकिन यहाँ क्या अलग होगी या थोड़े से डिटेल में चले जाएंगे आप। स्टैंडर्ड किताबों से नोट्स बनाने का उदाहरण मान के चलो, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम पढ़ा है हिस्ट्री के लिए, जीसी लियोंग पढ़ी जियोग्राफी के लिए। अब यहाँ क्या करना है, आपको पूरी किताब ना दोहराएं। जैसे मैंने बताया, आपको पहले पढ़ना है किताब को, क्या कह रही है किताब या चैप्टर क्या कह रहा है, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी बातें समझनी है आपको गहराई से। उसके बाद अपनी भाषा में उसे नोट्स बनाने हैं, सार लिखना है। नोट्स जो बुलेट पॉइंट्स में हो सकते हैं, माइंड मैप में हो सकते हैं, फ्लो चार्ट के रूप में हो सकते हैं, डायग्राम के रूप में हो सकते हैं, वो आपको जो उचित लगे, जो आपको आसानी लगे। तो पूरी किताब को जो आपको उतार नहीं देना, पूरी किताब जो है कॉपी पेस्ट नहीं कर देनी है, बल्कि बुलेट्स पॉइंट में टॉपिक वाइज लिखना है आपको। अब टॉपिक वाइज कैसे लिखना है, मान के चलो उदाहरण ले लिया हमने फिर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ देखते हैं टॉपिक हो गया हमारा। तो यहाँ किस तरीके से शुरू करेंगे, निर्वाचन प्रक्रिया क्या है इसकी, शक्तियां क्या हैं इसकी, कहां से मिलती हैं इसे शक्तियां, स्रोत क्या है उस शक्तियों के, इसके साथ इसे हटाने की प्रक्रिया क्या है, यानी महाभियोग प्रक्रिया क्या है, क्या प्रावधान है महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर के, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट में आप लिख लेंगे। इसके साथ ही साथ कोई अगर इससे रिलेटेड कोर्ट केस है क्या, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया था क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस पे लेकर के टिप्पणी या निर्णय दिया था क्या, तो उसको आप जो है लिखेंगे, यानी न्यायिक सक्रियता पर विचार करेंगे इसके माध्यम से। तो ये एक तरीका हो गया। आप वहां पर हमने बहुत शॉर्ट में लिखा था एनसीईआरटी के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड बुक में हम इस तरीके से जा रहे हैं। तो ये तरीका हो गया, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिए फिर जो है इसको, वीडियो को, साथ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, और शेयर भी करिए। ऐसे ही आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, अच्छी एनसीईआरटी के लेक्चर मिलेंगे, और भी बहुत प्रकार के इस पर लेक्चर आएंगे, जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा। आप जैसे लोगों को ध्यान में रखते हुए चैनल लाया गया है, ठीक है। अब बात आती है करंट अफेयर से जो है नोट्स कैसे बनाएं। अब तक तो हमने स्टैटिक बना लिए, अब डायनामिक पोर्शन की तरफ जा रहे हैं, हम करंट अफेयर की तरफ जा रहे हैं, जो एक मेजर हिस्सा को कवर करता है यूपीएससी में। प्रीलिम्स में इससे बहुत बड़ा वेटेज है इसका जो है, तो प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत सारे जो मेंस में आ रहे हैं, करंट से जोड़ करके स्टैटिक क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके इंटरव्यू में भी जो है करंट से कई सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो नोट्स जो है करंट अफेयर से जोड़ के कैसे बनाएं, तो आपके स्रोत हो सकते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, या आपकी कोई भी मंथली मैगजीन हो सकती है। तो ये आपके हो गए स्रोत। यहां से आपको नोट्स बनाते हुए क्या ध्यान रखना है, क्या फोकस करना है, आपको फोकस करना है इवेंट पर, फोकस नहीं करना कि इवेंट क्या हुआ, कि फला जगह ये इवेंट हुआ, तो ये आपका करंट नहीं है, ये एक जानकारी हो गई आपके लिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, इवेंट पे फोकस ना करके किस पे करना है, इशू पर फोकस करना है आपको, कि इशू क्या है। जैसे मान के चलते हैं, उदाहरण के लिए हमने लिया, इवेंट हुआ कि पीएम मोदी ने XYZ स्कीम लॉन्च की, ये आपके लिए कि इवेंट हो गया, जानकारी हो गई, फला जो है
योजना प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है। अब आपके लिए इसकी इशू क्या होगा यहाँ पर, इस पर जिस पर आपको फोकस करना है, इस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। फोकस किस पर करना है कि इस स्कीम की जरूरत क्या थी, लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो आखिर जरूरत क्या थी, तो उस कारण के पीछे आप जाएंगे, वो कारण समझेंगे, उस कारण को लिखेंगे आप जो है। साहब ठीक है, जरूरत क्या थी, अब जब लॉन्च कर दी जरूरत ये थी, तो इसकी खास बातें क्या हैं, वो आपने खास बातें लिख ली। साथ के साथ इसे लागू करने में कुछ संभावित समस्याएं हैं, या लागू हो जाने के बाद कुछ समस्याएं उत्पन्न होगी क्या, वो लिखनी है आपने। तो आपको इवेंट पर फोकस नहीं करना है, इवेंट को केवल जानकारी के लिए लेना है, बल्कि उसके इशू क्या है उससे रिलेटेड वो बातें आपको अपने नोट्स में शामिल करनी है। तो बता ही दिया। साथ के साथ टॉपिक वाइज लिखना है आपको, GS2 या GS3 उदाहरण के लिए मान लेते हैं GS2 या GS3 में ये शामिल हो रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत चर्चा हो रही है इसमें जो है, समान नागरिक संहिता की भारत में वर्तमान सरकार जो है इसे लाने के प्रयास भी कर रही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाने की बात हो रही है, तो ये किससे रिलेटेड है उस पर बात करनी है। सामाजिक न्याय बनाम धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा है, तो इन दोनों पर बात करनी है आपको जो है, इससे रिलेटेड आपको अपने नोट्स में शामिल करने हैं कि सामाजिक न्याय से कैसे रिलेट कर रहा है और साथ के साथ धार्मिक स्वतंत्रता से कैसे रिलेट कर रहा है। तो ये बातें आप अपने नोट्स में करंट अफेयर से रिलेटेड शामिल करेंगे, ठीक है। अब देखिए साहब, अब बात करते हैं, जैसे सरकारी रिपोर्ट्स भी आती हैं या सरकारी वेबसाइट पे आप जाते हैं, जैसे PIB हुई, PRS हुई, या नीति आयोग, या बजट, या आर्थिक सर्वेक्षण, ये सब आ रहे हैं। तो इनके संदर्भ में आप क्या करें, तो यहाँ क्या करेंगे, आप जो भी योजनाएं आ रही हैं, आंकड़े आ रहे हैं, उद्धरण आ रहे हैं, उन्हें एकत्रित करेंगे। फिर देखेंगे UPSC में जो सवाल पूछे गए हैं उसके लिए क्या वैल्यू एडिशन करके आप लिख सकते हैं। वो वैल्यू एडिशन मैं आगे अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जब ये सारी आप रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं या आर्थिक बजट, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हर रिपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, एक पेज की समरी बना लेनी है, समरी सीट, कि ये जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में क्या क्या मुख्य बातें थी, और कंक्लूजन लिख लिया आपने, एक पेज की आपने समरी सीट बना ली। या अगर आप ये भी ना करना चाहें तो आप जो है, जो मैगजीन आती है, क्योंकि इतनी लंबी लंबी रिपोर्ट्स होती हैं, 50 पन्ने, 100 पन्ने, 1000 पन्ने, इस तरीके की रिपोर्ट्स होती हैं, तो आप तो उन्हें पूरा पढ़ोगे नहीं, क्यों इतना समय खपाना है। तो आप उसके लिए मैगजीन वगैरह का सहारा ले सकते हैं, वो भी यही करती हैं, ठीक है साहब। अब देखते हैं साहब, उत्तर लेखन और वैल्यू एडिशन नोट्स किस तरीके के होते हैं। जैसे GS2 GS3 के लिए मानते हैं रिपोर्ट्स, डेटा वगैरह की जरूरत होती है, तो रिपोर्ट्स इंडेक्स आया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या फिर जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो आप जो है कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है इनको इकट्ठा करेंगे अपने नोट्स में। अगर HDI इंडेक्स आया है तो उसके बारे में आप अपने नोट्स में शामिल करेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड। कोर्ट का कोई जजमेंट आया है वो लिखेंगे, साथ के साथ आप जो है उद्धरण लिख लेंगे, कहीं अगर कोई आपको फेमस उद्धरण मिलता है या सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलता है। अब इसका काम कहाँ आएगा, जब आप उत्तर लेखन करेंगे ना, तो उत्तर लेखन में अगर आप वो उद्धरण शामिल कर देंगे तो आपका उत्तर जो है थोड़ा प्रभावी बन जाएगा। साथ के साथ जब आप ऐसे राइटिंग करेंगे, निबंध लिखेंगे, तो वहां उद्धरण शामिल करेंगे तो आपका निबंध बहुत अधिक प्रभावी हो सकता है। तो जैसे उदाहरण के लिए मान के, लोकतंत्र कोई राज्य नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, जॉन डेवी ने कही है ये बात जो है। तो आपने इस उद्धरण को अपने नोट्स में लिख लिया। जब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया मेंस में या ऐसे में सीधे यही लाइन सीधे उठा के दे सकता है ऐसे में, कि लोकतंत्र कोई राज्य नहीं है, एक प्रक्रिया है, इस पर 1200 वर्ड में जो है लिखिए ऐसे, तो ये आपके काम आ सकते हैं ये उद्धरण, तो इन्हें लिखिए साहब। उसके बाद GS4 के लिए बता दिया, कोर्ट्स, थिंकर्स, केस स्टडी, ये सारी बातें आप अपने जो है एक सार के रूप में लिखिए, सारी बातें अपने नोट्स में शामिल कीजिए। साथ के साथ टॉपिक वाइज आपको टेम्पलेट लिखना है, टेम्पलेट आंसर बनाने। जैसे उदाहरण के लिए लिया आपने महिला सशक्तिकरण, टॉपिक है ये आपका। अब ये इससे रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान क्या है, क्या महिला सशक्तिकरण से संबंधित कोई हमारे संविधान में प्रावधान है, या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रावधान लिखे गए हैं क्या उसमें, या कुछ आर्टिकल इसका समर्थन करते हैं क्या, तो वो बातें आप अपने नोट्स में लिखेंगे। साथ के साथ सरकार ने इससे संबंधित क्या क्या योजनाएं चलाई हैं,
या क्या क्या योजना चलाने का प्लान है वो योजनाएं आपने लिखनी। चुनौतियां क्या है महिला सशक्तिकरण को लेकर के भारत में या दुनिया में, ये बातें आपने शामिल कर ली। आप उसके बाद एक समाधान भी लिखेंगे उसमें कि महिला सशक्तिकरण के संबंध में क्या समाधान हो सकता है, वो आपने अपने नोट्स में शामिल कर लिया। ठीक है साहब। अब देखिए साहब, बात है कि रिवीजन की रणनीति। अब आपने नोट्स बना लिए सारे, सब कुछ अपनी भाषा में सरल तरीके से, फ्लो चार्ट में, बुलेट पॉइंट्स में, जो भी हो सकते थे आपने बना लिए। अब रिवीजन भी करना है आपको समय समय पर। रिवीजन करना है तो समय समय पर, तो उसका एक फॉर्मूला है, एक नियम है। ये नियम कहलाता है 3-1-2 का नियम। 3-1-2 क्या मतलब है इसका? मतलब है कि 3 बार रिवीजन करना है। कब? प्रीलिम्स से पहले। आप जो है समय समय पर जब भी नोट्स बनाएंगे, पढ़ने की प्रक्रिया में होंगे, तो वहां पर समय समय पर आप रिवीजन करेंगे। तो आपका प्रीलिम्स से पहले जो है 3 बार आपका नोट्स रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है साहब। दूसरा क्या है, जब प्रीलिम्स हो उससे 1 महीना पहले पूरी ताकत के साथ आपको रिवीजन करना है। तो ये 3-1 हो गया। जब आप जो प्रीलिम्स में क्लियर कर जाते हैं, मेंस परीक्षा देने के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं, तब मेंस से पहले आपका 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स का, किताब का नहीं, जो नोट्स बनाए आपने उनका। तो ये मेंस से पहले हो जाना चाहिए। हर रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट वर्जन बनाना है। जैसे कि 500 पेज की अगर कोई किताब है तो वो आपके 30-40 पेज में या 20 पेज में सिमट जानी चाहिए नोट्स के रूप में। ठीक है, तो आपको ये रूल फॉलो करना है। अब देखिए साहब, सुझाव के तौर पर क्या कहा जा सकता है, मैं सारी बातें बता ही चुका हूं लगभग। जैसे बताया मैंने, डोंट कॉपी द बुक, एक्सट्रैक्ट द एसेंस, यानी कि आपको किताब को ऐसे कॉपी करके पेस्ट नहीं कर देना अपने नोट्स में, जबकि उसका क्रक्स निकालिए, सार निकालिए आप अपनी भाषा में, उस सार को लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है साहब। नोट्स का उद्देश्य क्या, सिर्फ पढ़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, आंसर राइटिंग से कन्वर्जन में होना चाहिए। यानी कि आपने नोट्स जो है केवल पढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए, नोट्स बनाया, पढ़ा, याद किया, फिर वो आंसर राइटिंग के रूप में वो दिखना भी चाहिए आपका जो है, जो भी नोट्स बनाए आपने। ठीक है। उसके बाद समय समय पर आपको अपने नोट्स अपडेट करते रहना, करंट अफेयर वगैरह जोड़ते रहना, उसमें कुछ चीज़ अगर हटाने की जरूरत पड़े तो हटाइए। रिवीजन करते समय पुराने नोट्स को शॉर्ट बनाने में कोशिश कीजिए। ठीक है। साथ के साथ नोट्स बनाना, देखिए फाइनल टिप्स ये है कि नोट्स बनाना सिर्फ तैयारी का हिस्सा नहीं है, बल्कि क्या है, सफलता की एक दिशा है। जितना आपका अच्छा नोट्स होगा, व्यवस्थित होगा, उतनी ही आपकी अच्छी तैयारी होगी, उतने ही समय पर आप इसको रिकॉल कर पाएंगे। जब परीक्षा हॉल में होंगे, जब आपको चीजें कुछ याद करनी होंगी, तो आप नोट्स से तुरंत याद कर पाएंगे। तो इसलिए कहा है कि आपके बनाए हुए नोट्स ही परीक्षा हॉल में आपके हथियार उपलब्ध कराते हैं। यानी परीक्षा एक आपकी लड़ाई है, मान के चले परीक्षा हॉल में आपकी लड़ाई हो रही है उस एग्जाम के साथ, पेपर के साथ में, तो आपको हथियार की जरूरत है क्या, नॉलेज, आपको डेटा की जरूरत है, फैक्ट की जरूरत है, तभी तो आप आंसर सही कर पाएंगे, गलत कर पाएंगे। तो वो फैक्ट, नॉलेज सब कहां से आएगी, वो आपके नोट्स उपलब्ध कराएंगे। अगर आपने अपने नोट्स व्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से बनाए होंगे, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में बनाए होंगे, तो परीक्षा हॉल में वो आसानी से याद भी आएंगे। तो ठीक है, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आप इसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाने की ट्राई कीजिए। साथ अगर आपको अन्य किसी रणनीति से संबंधित वीडियो चाहिए, या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा कि ये काम कैसा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे हम जो है अगला वीडियो उस पर बना देंगे आपकी सुविधा के लिए। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर लाइक कर दीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।